चलो। कैमरा ऑफ करो प्लीज, कैमरा ऑफ करो प्लीज, आपका कैमरा ऑफ करो मुझे प्लीज। अभिजीत सर कैमरा ऑफ करा प्लीज, कैमरा ऑफ करा प्लीज। अभिजीत सर कैमरा ऑफ करा प्लीज। हाँ सोनाली मैडम आपका भी कैमरा ऑफ कीजिए प्लीज। दीपक चार्ट दो चार्ट।
हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। हेलो, वेलकम बैक। आज का टॉपिक जो है वो डैशबोर्ड के ऊपर जो साइंस होती है, आप जब भी की ऑन करोगे तो सामने इंस्ट्रूमेंट पैनल बोर्ड लगा होगा, जिसको डैशबोर्ड कहते हैं कुछ लोग, जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट पैनल बोर्ड है। तो उसके बारे में हम लोग जानते नहीं, टेक्निकल टॉपिक है थोड़ा सा इसका। कुछ सवाल रहेंगे तो पूछ सकते हो बीच में आप। एक रिक्वेस्ट है सिर्फ कि आपका जो माइक है, आपका कैमरा उसको ऑफ रखना, माइक को ऑफ रखना, ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। लास्ट वीक जो टॉपिक था उसके बारे में कोई सवाल है तो पूछ सकते हो प्लीज। जो लोग आज थर्सडे है उनके लिए ये पहला ही क्लास है, तो ये मत सोचो कि लास्ट वीक हुआ था हमें पता ही नहीं। आगे जाके आप हर संडे को जब अटेंड करोगे क्लासेस तो आपको समझ में आएगा, हर टॉपिक अलग होता है, हर संडे को एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे। कोई डाउट है पिछले टॉपिक के बारे में? आगे बढ़े। सुजय सर, आशिष सर बोलिए। जस्ट एक विचारायचं होतं. लास्ट टाइम तुम्ही बोललेले की सीएनजी किट एव्हरी 3 इयर्स चेक करतात. तर असं काही टेक्निकली काही असतं का? 3 वर्षच का, 2 वर्ष का नाही, 1 वर्ष का नाही, किंवा मग ऍज अ कार ओनर सीएनजी किट असेल तर आपल्याला काही म्हणजे अवेअर राहायची गरज आहे का, की आपल्याला अॅन्युअली वगैरे काही चेक करायचं का? ऍक्च्युली काय किट मध्ये ना फक्त एक छोटं फिल्टर असतं, तेवढंच तुम्हाला फक्त चेक करत असतं, बाकी किट अख्खी चेक होत नहीं। तो जब भी आप चेक करते हो तो किट नहीं चेक होता है, चेक होता है वो टैंक जिसके अंदर हम लोगों ने गैस भर के रखा है। बस हमें ये चेक करना कि टैंक सेफ है क्या। तो आपने जब भी नया जब ये एलपीजी या सीएनजी आता था, तभी देखा था आपने बहुत सारी टैंक ब्लस्ट होती थी और बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे टैंक ब्लस्ट के कारण। तो बस यही एक सेफ्टी हम लोग को यहाँ पे जो फॉलो करना है कि हमारा टैंक सेफ है, टैंक जो है वो प्रॉपर है कि नहीं। तो एक बार आप उसको हाइड्रो टेस्ट, मतलब उसके अंदर पानी डाल के ऊपर से प्रेशर डाल के चेक किया था कि टैंक सही है क्या। उसको चेक करने के बाद में फिर उन्होंने देखा है कि चलो 3 साल तक उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा टेस्ट के बाद में, लेकिन और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 3 इयर्स के बाद उसमें रस्टिंग लग सकता है, या जो हम लोग जो भी गैस फिल करते हैं ना तो उसके अंदर कुछ ऑयल भी अंदर जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऑयल अंदर जाता है, ऑयल। तो जब ये क्लीन होता है ना, गैस टैंक जब क्लीन होता है ना, तो उसके अंदर से ये जो सेडिमेंट्स है, बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स है, ऑयल है, ये भी बाहर निकलता है टैंक में से। तो ये क्लीन करना बहुत जरूरी है। आपने जब नया गाड़ी लिया होगा ना तो आपकी गाड़ी में 9 किलो 8.5 kg ऐसा गैस बैठता है, अगर फुल प्रेशर में बिठा डालोगे तो। वही आप 3-4 साल के बाद आप देखोगे तो 8 किलो के ऊपर जाता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से 8 किलो का फुल प्रेशर है, कभी कभी तो 7 किलो ही बैठता है। तो इसकी वजह से कि अंदर जो है तो उसकी जगह जो गैस जहाँ पे बैठना चाहिए उसका वॉल्यूम जो है कम हो गया, क्योंकि उसके अंदर वो ऑयल सेडिमेंट्स है, डस्ट पार्टिकल, ऑयल सब जमा हो गए। तो हर 3 साल में जब हम लोग इसको क्लीन करेंगे ना तो टैंक तो क्लीन होता ही है, प्लस टैंक का प्रेशर टेस्ट भी होता है। इसलिए उन्होंने 3 साल का गैप रखा है उसको, ताकि ये हर 3 साल में उसको क्लीन हो सके। हर साल करोगे तो कस्टमर को उसका बर्डन होगा, हर साल करोगे तो आरटीओ में भी बर्डन बढ़ेगा। तो जरूरत नहीं, तो उन्होंने 3 साल एक सेफ पीरियड दिया उसके लिए। ओके सर, थैंक यू। अगर आपकी गाड़ी का आपको पूरा काम करना है ना, जैसे कि टैंक चेकिंग से लेकर आरटीओ पासिंग तक, तो वो भी कर सकते हैं। ओके ओके, हाँ ठीक है। तो आज का टॉपिक में क्या करूंगा मैं, मेरा मोबाइल में मेरा स्क्रीन ऑन करूंगा, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ, क्योंकि वो पीपीटी दिखाने के लिए टेक्निकल टॉपिक है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। क्योंकि नहीं समझ में आ रहा तो बार बार पूछो। अभी इसके बाद शायद किसी को हम लोग एंटर नहीं कर पाएंगे। 62 लोग हैं हमारे साथ। ओके, मैं स्क्रीन देख सकता आपको, देख रहे हो स्क्रीन प्रॉपर? हाँ ओके। तो आज का टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रीडिंग इन कार। सिर्फ गाड़ी के अंदर आप डैशबोर्ड पे देख के बता सकते हो कि गाड़ी की जो सिस्टम है वो प्रॉपर काम कर रहे कि नहीं। वो हम लोग कैसे रीड करने का, वो गेजेस को कैसे रीड करने का, वो आज के टॉपिक में हम देखेंगे। तो इस तरह की कुछ लाइट्स आपको दिखेगी, इस तरह की कुछ लाइट्स आपको डैशबोर्ड पे, आपके जो स्पीडोमीटर है उसके आसपास ऐसी लाइट दिखेगी। आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो कुछ लाइट जो होती है रेड कलर में होती है, कुछ येलो कलर में है, कुछ ग्रीन या ब्लू कलर में होती है। तो इसको क्लासिफाई किया गया उसके कलर के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल ये देखो,
रेड कलर की जो लाइट होती है वो वार्निंग लाइट है। रेड कलर की लाइट से वार्निंग लाइट है, मतलब रेड कलर का कोई भी लाइट इंजन स्टार्ट होने के बाद नहीं जलना चाहिए। आप जब इस गाड़ी में चाबी डाल के की ऑन करोगे ना तो ये सारी लाइट जलेगी। तो आप जैसे ही गाड़ी में की डाल के की इग्निशन ऑन करते हो, इंजन स्टार्ट होने से पहले की बात कर रहा हूँ, गाड़ी में की डाला और आपने इग्निशन की को ऑन किया तो ये सारी लाइट जलेगी, येलो रेड ये सारी लाइट जलेगी, क्योंकि वो तब सिस्टम सारी बंद है, सिस्टम कोई काम नहीं कर रही है। जैसे आप इंजन स्टार्ट करते हो ये सारी लाइट ऑफ हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपकी कार में इंजन स्टार्ट है, जब आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट है तो कोई भी रेड कलर का लाइट या येलो कलर का लाइट नहीं जलना चाहिए। ये बात ध्यान में रहे, कोई भी रेड या येलो लाइट नहीं जलेगा जब आपकी गाड़ी में, जब आपकी कार में इंजन ऑन है। इंजन जैसे ऑन होता है सारी लाइट बंद होनी चाहिए। जो लाइट जल रहा है वो सिस्टम में प्रॉब्लम है। अभी हर एक लाइट हर एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, हर लाइट अलग सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। वही आज हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा लाइट कौन से सिस्टम के लिए रिलेटेड है। ओके, तो पहली बात सब लोग एक बात ध्यान में रखो कि रेड कलर का लाइट, कोई भी रेड लाइट अगर इंजन स्टार्ट होने के बाद जल रहा है तो देखो कौन से सिस्टम से रिलेटेड है और गाड़ी चलाना मत। इसके बाद आप गाड़ी चलाओगे तो ये डेंजरस है, गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है। आपकी गाड़ी का सिस्टम वो फेल हो गया है या फिर काम नहीं कर रहा है या फिर आगे जाके वो बंद होने वाला है, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि रेड कलर का कोई भी लाइट चालू गाड़ी में नहीं जलेगा। ओके, येलो लाइट जो है, अगर कोई येलो कलर का लाइट जल रहा है तो वो सिस्टम में फॉल्ट तो है, लेकिन आप कार ड्राइव कर सकते हो नजदीकी रिपेयर शॉप तक पहुंचने तक। आपको अपनी गाड़ी को स्लो ड्राइव करना है, गाड़ी की हैजर्ड लाइट को ऑन कर दो। हैजर्ड लाइट मतलब वो सारे इंडिकेटर एट टाइम ब्लिंक होते हैं, उसको हैजर्ड लाइट कहते हैं, जिसका बटन म्यूजिक सिस्टम के ऊपर एक ट्रायंगल सिंबल वाला बटन है। ये दूसरों को अलर्ट करेगा कि आपकी गाड़ी में कोई मैकेनिकल फेलियर है करके, और गाड़ी नजदीकी रिपेयर शॉप तक लेके जाइए, उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, तो रेड बिल्कुल ड्राइव नहीं करेगा, गाड़ी बाजू में लगा देती है। ड्राइव कर सकते हो लेकिन स्लो केयरफुली ड्राइव करो और जल्द से जल्द उसको सॉल्व करो, जल्द से उसको रिपेयर करो। ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट जो है, ये जो लाइट्स होती है, ये ब्लू और ग्रीन, ये लाइट आपको इंफॉर्मेशन देती है। जैसे कि आपका फ्यूल अगर खत्म होने को आया है तो पहले वो आपको दिखाएगा ब्लू में, बाद में वो पूरा खत्म होने के रेड में जाएगा, लेकिन पहले आपको ब्लू में दिखाएगा। फिर आपके इंडिकेटर्स ग्रीन कलर में होते हैं, तो ये ग्रीन कलर के जो इंडिकेटर्स है ये आपको दिखाता है लेफ्ट का इंडिकेटर चलेगा, राइट का इंडिकेटर चलेगा, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए वो ग्रीन कलर में है। आपकी हेडलाइट ऑन है और हेडलाइट का अपर बीम मतलब जो काफी दूर तक गिरता है, ऐसा कोई है तो वो ब्लू में दिखाएगा कि आपका हेडलाइट ऑन है और वो भी अपर बीम में है। ओके, क्योंकि अपर बीम क्यों डेंजरस होता है, क्यों आपको बताना है इसको, सामने जो गाड़ी आ रही है रात के समय उसकी आंखों पे आपकी लाइट चमक सकती है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि आप अपर बीम में ड्राइव कर रहे हो। तो आप अगर सिटी में ड्राइव कर रहे हो या सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका गाड़ी में अपर बीम चालू है करके। तो हम लोग कहते हैं कि हेडलाइट का अपर बीम, या इसको हम लोग कहेंगे कि हाई बीम भी कहते हैं उसको, राइट। तो ये ब्लू या ग्रीन कलर में होती है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देती है। अब एक एक लाइट आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो नीचे एक मैंने स्पीडोमीटर दिखाया हुआ है, ओके, उसके नीचे लाइट है। ओके, तो हम एक एक चीजों को देखेंगे। देखो, पहले हम लोग देखते हैं कार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में स्पीडोमीटर। ओके, अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये जो देखो, ये जो रॉन्ग है इधर, एक मिनट दीजिए मुझे। एक मिनट दीजिए। देखो, ये जो लेफ्ट साइड में ना, ये टैकोमीटर है और राइट साइड में वो स्पीडोमीटर है। यहाँ पे ऊपर पीपीटी में कुछ गलत टेस्ट हो गया। ओके, देखो ये है स्पीडोमीटर कार का। आप अगर देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर्ली, तो ये गाड़ी का स्पीडोमीटर आपने देखा होगा, नॉर्मली टू व्हीलर में भी आप देखते हो स्पीडोमीटर गाड़ी में। इसमें ये जो लिखा ना 0, 20, 40, 60, 80, 100, ये किलोमीटर पर आवर, मतलब इसका यूनिट है किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में दिखाएगा आपकी गाड़ी का स्पीड कितना, आपको यहाँ से पता चलेगा। लेकिन एक बात इसमें गौर करने लायक बात है,
कि समझो एक 80 किलोमीटर के हिसाब से एक गाड़ी चल रही है, कोई एक अलग समझो हुंडई का गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, सेम गाड़ी उसके बाजू में चल रही है, सेम स्पीड में है, मतलब दोनों एकदम पैरेलल चल रही है गाड़ी, दोनों पैरेलल चल रही है। तो शायद उसमें अगर वो डिजिटल गेज रहेगा तो 79 या 81, 82 ऐसा भी दिखा रहा होगा, जबकि यहाँ पे ये एनालॉग गेज 80 दिखा रही है। ओके, तो ऐसा नहीं कि दोनों में सेम रहेगा, थोड़ा उसमें 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का डिफरेंस दोनों में हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप 80 को बाजू एग्जैक्ट 80 रहेगा, वो 79 भी दिखा रहा होगा, 82 भी दिखा रहा होगा उसकी गेज में, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा एनालॉग में और ये इसमें डिजिटल गेजेस में। तो ये आपको पता होने के लिए कि समझो कहीं पे लिखा स्पीड लिमिट 80 और आप 80 में एग्जैक्ट 80 में गाड़ी चला रहे हो ना, तो हो सकता है उसकी गन में वो 82 गिना जाए, उसके जो स्पीड डिटेक्टर है, स्पीड डिटेक्टर में 82 दिखाया जाए, जिससे आपको फाइन लग सकता है। ऐसा भी कई बार हुआ है, आपको तो लगता है कि मैं 80 एग्जैक्ट चल रहा हूँ, लेकिन वहां पे वो देखते हो कि 82, 83 का स्पीड पकड़ता है और आपको फाइन करता है। जब आप पूरा देखते हो वहां पे आपको लोग जैसे प्रूफ भेजते हो तो उसमें पता चलता है कि आपका स्पीड तो 83 था, आप बोलोगे अरे मैं तो 80 चल रहा था। तो इससे थोड़ा 80 बिलो रखो जब आप ड्राइव करोगे, तो अगर 80 का स्पीड में तो एग्जैक्ट 80, एग्जैक्ट कट टू कट 80 मत करो, थोड़ा 80 के नीचे रखो, 1-2 का अंतर से। ओके, देन स्पीडोमीटर के बाद में आता है आरपीएम मीटर। ये बहुत सी गाड़ी में नहीं भी होता है, बहुत सी गाड़ी में नहीं है, कुछ गाड़ी में है, डिपेंड्स। ये इंजन के स्पीड को दर्शाता है, ये कितनी स्पीड को दर्शा रहा है, व्हीकल की स्पीड को। आपकी कार रोड पे कितने स्पीड से चल रही है वो दिखा रहा है, और ये दिखा था आपका कार का इंजन कौन सी स्पीड में चल रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो है ना, इनको 1000, 2000, 3000 ऐसे कंसिडर करो, क्योंकि नीचे उसका ग्रेजुएशन लिखा हुआ है। 1 into 1000 आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट। ये इंजन का स्पीड को दिखाएगा रिवोल्यूशन पर मिनट में, मतलब 1000 रिवोल्यूशन, 2000 रिवोल्यूशन, 3000 रिवोल्यूशन। तो जब आप इंजन स्टार्ट करते हो, एक्सीलरेटर छोड़ देते हो, तो आपका गाड़ी होता है 900 to 1000 के बीच में। आपका आइडियल आरपीएम है 900 या ये 1 पे होगा या 1 से थोड़ा सा नीचे होगा, 900 to 1000। जब आप चालू गाड़ी आइडल है, आइडल मतलब आप कोई काम नहीं कर रहे हो, गाड़ी न्यूट्रल में और आपने एक्सीलरेटर बटन छोड़ दिया, तो ये 1000 आरपीएम में चलेगा। आपने एसी ऑन किया तो गाड़ी पे लोड बढ़ेगा, जैसे आपने एसी ऑन किया गाड़ी पे लोड बढ़ेगा तो ये 1100 आरपीएम हो जाएगा थोड़ा सा, या फिर 900 से 1000 आरपीएम हो जाएगा, थोड़ा और आरपीएम बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग अगर एसी के साथ ड्राइव करेंगे तो हम लोग को माइलेज थोड़ा कम मिलता है। जैसे जब एक्सेलरेट करोगे फ्यूल ज्यादा आएगा और इसका लीड आगे आगे जाएगा, जैसे 1000, 2000, 3000 ऐसे आगे आगे बढ़ेगा। ओके, जितना कम आरपीएम में आप ड्राइव करोगे उतना आपको माइलेज अच्छा मिलेगा। आप एक्सेलरेट कर रहे हो 4000 आरपीएम तक पहुंच रहे हो, आप सेकंड गियर पे हो, इसका मतलब आप बेवजह फ्यूल वेस्ट कर रहे हो। ओके, अच्छा इसमें नीचे ध्यान से देखो, अभी हम लोग लाइट्स के बारे में बात करेंगे, इसमें जरा ध्यान से नीचे देखो। रेड कलर की लाइट के बारे में और येलो, एक लाइट येलो है बाकी रेड है, तो पहले हम लोग रेड कलर की लाइट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला एक लाइट है रेड कलर का, जिसमें कार का सिंबल है और उसके अंदर स्पैनर है। तो कार का सिंबल और स्पैनर, कभी कभी सिर्फ स्पैनर भी होगा, मतलब स्पैनर है ना नट बोल्ट खोलने के लिए, उसको स्पैनर कहते हैं। तो कार का सिंबल भी स्पैनर रहेगा। तो ये आपको याद दिलाता है कि आपकी कार का सर्विस ड्यू है या कार सर्विस नजदीक आया हुआ है, ये दिखाने के लिए वो स्पैनर के साथ रहेगा। तो सर्विस नाउ ऐसा भी लिख के आएगा, कभी कभी इसके जगह तो उसका अल्टरनेट है सर्विस नाउ, ऐसा लिख के भी आएगा। तो इसका मतलब क्या है, सोचो आपने आपकी कार का पहला 10,000 किलोमीटर फर्स्ट सर्विस है, गाड़ी की सर्विसिंग कैसी होगी, पहला 500 किलोमीटर पर फर्स्ट सर्विस डीलर के पास, 500 किलोमीटर फर्स्ट सर्विस होने के बाद 10,000 किलोमीटर में उसका सेकंड सर्विस, और तीसरा सर्विस उसका 20,000 किलोमीटर, मतलब 10,000 का इससे उसका सर्विस होता रहता है। सर्विस मतलब क्या, पहले 500 किलोमीटर में जब गाड़ी जाएगी तो उसको ऑयल चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेकअप होगा कि सारे नट बोल्ट टाइट है कि नहीं, प्रॉपरली कहीं पे लूज तो नहीं होगा गाड़ी रोड पे चलने के बाद, या इंजन ऑयल चेक करेंगे कहीं पे कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, सारे सिस्टम प्रॉपर काम कर रहे कि नहीं है, गाड़ी वॉश वगैरह करके आपको वापस कर देंगे। उसमें सिर्फ चेकअप होता है, और अगर कोई फ्लूइड कम है तो उसको टॉपअप करते हैं, और ये देखते हैं कहीं लीकेज वगैरह कुछ है तो नहीं, क्योंकि वो लोग जो चेक करते हैं ट्रैक पे चेक करते हैं। आप जो गाड़ी चलाओ रोड पे चला रहे हो, तो अलग अलग कंडीशन पे आप ड्राइव करते हो, तो यहाँ पर ये दिक्कत हो सकती है कि उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, तो वो कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ऐसा कुछ फॉल्ट आता है तो कंपनी आपको उसमें रिपेयर करके देगी अंडर वारंटी। अभी क्या हुआ, 500 किलोमीटर में जो आपने कर लिया, अभी आपको 10,000 किलोमीटर दूसरा सर्विस करना है, लेकिन आपको भी याद रहना चाहिए ना 10,000 किलोमीटर मुझे करना है। तो जैसे हम लोग अलार्म लगाते हैं ना घर में, घड़ी में अलार्म लगा के रखते, तो वैसे एक रिमाइंडर है, तो वो उनके सिस्टम में से, उनके सॉफ्टवेयर में से आपकी कार के सॉफ्टवेयर में अलार्म फिट कर देंगे, आपके सॉफ्टवेयर में एक रिमाइंडर फिट कर देंगे कि सेकंड सर्विस का। तो जैसे आपकी गाड़ी 9,200 9,300 किलोमीटर पार होगी, जैसे 9,200 300 के आसपास आएगी, ये दिखाएगा कि आपका गाड़ी का सर्विस ड्यू है, और ये ब्लिंक करेगा, ये लाइट ब्लिंक करेगा, तो आपको समझना है भाई मेरे गाड़ी का सर्विस ड्यू है। ओके,
देन बाजू में देखो सीट बेल्ट वाला लाइट है, सीट बेल्ट का जो लाइट है वो दिखाता है कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है। अब ये आपके लिए भी है और बाजू में जो पैसेंजर बैठा है उनके लिए भी, दोनों के लिए सर्विस, दोनों के लिए लाइट जलता है कि सीट बेल्ट पहनो। विदाउट सीट बेल्ट ड्राइव करने का नहीं, विदाउट सीट बेल्ट ड्राइव मत करो, ओके। देन उसके बाजू में एक लाइट और है जिसमें कैन दिखाया, जिसमें एक डॉट, देखो एक ऑयल का गिर रहा है, ऑयल कैन का डॉट है, ये सेंटर लाइट दिखा रहा हूँ, सेंटर लाइट की बात कर रहा हूँ मैं। ये लाइट ऑयल प्रेशर इंडिकेटर लाइट है, मतलब आपकी कार में इंजन ऑयल होता है जो इंजन के सारे पार्ट को लुब्रिकेट करेगा। इंजन में बहुत सारे पार्ट है जो एक दूसरे से घिसते रहते हैं, एक दूसरे से रगड़ते रहते हैं, तो इसको हम लोगों को ऑयल सप्लाई करने की जरूरत है। नहीं करेंगे ना ऑयल सप्लाई तो इंजन खत्म हो जाएगा, हार्डली 2-3 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चला सकते आप। तो ये जो ऑयल है, इंजन ऑयल, ये नीचे बॉटम में रहता है। कार का जो इंजन आप बोनट खोलोगे तो टॉप पोर्शन दिखेगा, उसके बॉटम में रिजर्वायर है, इस रिजर्वायर में ये ऑयल है फिल, और इस ऑयल को एक पंप के द्वारा, ऑयल पंप जो इंजन के साथ अटैच है, ओके, जैसे आप इंजन स्टार्ट करते हो ये ऑयल पंप घूमने लगता है और ये ऑयल को खींच के हर एक पार्ट तक सप्लाई करेगा, हर एक इंजन के हर एक पार्ट तक वो उसको सप्लाई करेगा। तो ये जब ऑयल सप्लाई करेगा ना, तो उसका भी एक प्रेशर है, सर्टेन प्रेशर है, उसी प्रेशर से उसको सप्लाई करेगा। अगर वो प्रेशर हाई हो गया ना, तो उसके अंदर एक प्रेशर रिलीफ वाल है जो एक्स्ट्रा प्रेशर को निकाल देता है। लेकिन अगर किसी वजह से इंजन ऑयल लीक हो गया, वो ऑयल का लेवल कम हो गया, इंजन का लेवल कम हो गया, पंप खराब हो गया, तो ऑयल प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, जिसको लो ऑयल प्रेशर कहेंगे, जिसकी वजह से इंजन के पार्ट डैमेज होने की संभावना होती है। तो जैसे आपकी गाड़ी में ऑयल प्रेशर ड्रॉप होता है, जैसे ऑयल प्रेशर सप्लाई नहीं होता है, वैसे ये सेंटर का जो लाइट है ये चालू हो जाता है और ये आपको बता रहा है कि आपकी गाड़ी में ऑयल प्रेशर लो है, जो ऑयल सप्लाई नहीं हो रहा है। अब आपको गाड़ी रोकना है, गाड़ी नहीं चलाना है, गाड़ी रोकना है और देखना है कि गाड़ी में इंजन ऑयल की लेवल तो कम नहीं होगी। आपको चेक करना ऑयल लेवल, वो वही कहीं कम तो नहीं हो गया। अगर ऑयल लेवल कम हो गया तो आप टॉपअप करो और फिर गाड़ी ड्राइव करो, और फिर कम हो गया, अभी आपको टेक्नीशियन को दिखाना है। ये कब कम होगा? कहीं से लीकेज होने के बाद ही कम होगा, ऐसे कम नहीं होगा। तो कभी कभी क्या होता है, आप ड्राइव करते वक्त है ना, वो नीचे का चैम्बर में कोई पत्थर लग जाता है या अनवन सरफेस पे आप ऑफ रोड पे ड्राइव करोगे तो डैमेजेस हो सकता है, इसके वजह से ये पॉसिबल है, ओके। तो ये ऑयल प्रेशर इंडिकेटर लैब है, ये सेम अपने ह्यूमन बॉडी की जैसा है। जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारा हार्ट है ना, ब्लड को पंप करता है सर्टेन प्रेशर में। तो अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो भी तकलीफ, लो ब्लड प्रेशर हो गया तो भी तकलीफ। तो सेम कार में ऑयल का प्रेशर ना हाई होना चाहिए ना लो होना चाहिए। तो हाई होने के लिए उन्होंने वहां पे अरेंजमेंट करके रखा हुआ है, लेकिन लो कब होगा? जब पंप खराब होगा या ऑयल का लेवल कम होगा, ओके। सेम जैसा ह्यूमन बॉडी के जैसा वैसा इंजन का भी। उसके बाद नीचे जो सॉरी उसके बाद राइट साइड में देखो एक सर्कल के अंदर एक एक्सपेरिमेंटरी मार्क है। ये जो लाइट है, ये लाइट दोनों के लिए काम करेगा। ये जो लाइट है दो मैकेनिज्म को एक साथ काम करेगा। पहला वो दिखाएगा आपको कि आपकी गाड़ी का हैंड ब्रेक खींचा हुआ है। अगर आपने गाड़ी का हैंड ब्रेक खींचा ना, तो वो पीछे के ब्रेक में मैकेनिकल ऑपरेटर पीछे के ब्रेक में दोनों पीछे का व्हील को पकड़ के रखता है, जिसके कारण व्हील घूमता ही है। अभी आपने क्या किया, हैंड ब्रेक खींचा और आप ड्राइव करने लगे, तो पीछे का व्हील तो घूमेगा ही ना, पीछे का व्हील तो जाम रहेगा। इंजन का पावर आगे के व्हील को ट्रांसमिट हो रहा है, तो आप आगे का व्हील गाड़ी को खींचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पीछे का व्हील जाम है। ये तो ऐसे ही हो गया कि आपने साइकिल का ब्रेक दबा के रखा है और आप पेडल मार रहे हो, तो इसके से या तो गाड़ी आगे बढ़ेगा ही। और अगर आपका हैंड ब्रेक प्रॉपर नहीं है, मतलब बहुत दिन से आपने उसको प्रॉपर सर्विस नहीं किया हुआ है या सेटिंग प्रॉपर नहीं है, तो हो सकता है वो पीछे का व्हील को पूरा नहीं पकड़ के रखा है, पूरा अप्लाइड नहीं है, थोड़ा सा अप्लाई होने की वजह से पूरा हैंड ब्रेक नीचे नहीं है, थोड़ा सा खींच के रखा हुआ है, तो थोड़ा वो व्हील के साथ में उसको व्हील के साथ में उसको पकड़ के रखेगा, जिसकी वजह से व्हील जाम चलेगा। व्हील जाम चलने की वजह से आपका टायर तो घिसेगा, प्लस आपका इंजन पे भी लोड आएगा, तो इंजन भी ज्यादा उसमें लोड खींचेगा, फ्यूल ज्यादा जलेगा, आपका इंजन गर्म होगा उससे। से कई बार तो ऐसा हुआ है कि हैंडब्रेक आधा खींच के रखा, ड्राइव करने की वजह से गाड़ी बीच रास्ते में ओवरहीट होकर भी बंद पड़ा हुआ, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हुआ है लोगों के साथ। इसलिए कभी भी याद रखना है कि आपको हैंडब्रेक जो है ना पूरा नीचे करना है। जब आप हैंडब्रेक पूरा नीचे करोगे तो ये जो लाइट है ना, एक्सपेरिमेंटरी मार्क वाला, ये लाइट बंद हो जाता है। अच्छा, अभी हैंडब्रेक मैंने कहा था ये दो मैकेनिज्म को एक साथ काम करता है। मैंने हैंडब्रेक पूरा नीचे किया, फिर भी ये लाइट बंद नहीं हुआ, तो और ज्यादा डेंजरस है। इसका मतलब क्या है कि हैंडब्रेक नीचे करने के बाद भी लाइट बंद नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का जो ब्रेक फ्लूइड है, जो ब्रेक लगने के लिए काम आता है, आपकी कार में जो ब्रेक होते हैं, ये हाइड्रोलिक ऑपरेटेड सिस्टम है, ये हाइड्रोलिक सिस्टम है। अगर हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल नहीं रहा ना, तो सिस्टम काम नहीं करेगी। जब आप पैर से ब्रेक दबाते हो तो एक मैकेनिज्म है, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म है, जो प्रेशर क्रिएट करता है ऑयल के ऊपर, और चारों व्हील में
चारों के चारों व्हील में एक साथ ऑयल सप्लाई होता है, चारों व्हील में एक साथ ऑयल सप्लाई होता है। चारों व्हील में एक साथ ऑयल सप्लाई होगा तो चारों व्हील में एक साथ ब्रेक पकड़ते हैं। अगर ये ऑयल ही नहीं है, उसके अंदर एयर बबल्स आ गया, एयर अंदर एंटर हो गया, तो फ्लूइड कंप्रेसिबल नहीं है लेकिन एयर कंप्रेसिबल है, तो आप जो ब्रेक दबा रहे हो उसमें का बहुत सारी एनर्जी वो एयर कंप्रेस होने की वजह से वो वेस्ट जाएगा और आपका ब्रेक लगेगा नहीं। इसीलिए याद रखने का कि अगर ये लाइट लगा तो इसका मतलब ब्रेक ऑयल लीक हो रहा है, अभी ब्रेक फेल होने के चांसेस है या होने ही वाला ब्रेक फेल, आगे देखे तो गाड़ी रोक दो साइड में, गाड़ी चलाओ मत। फिर आपको बोनेट खोल के वो ऑयल का जो कंटेनर उसको चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर कितना ऑयल है। राइट, अभी आप सवाल पूछो तो मैं आगे बढ़ू। देखो सीट बेल्ट आपका, फिर ऑयल का, और हम लोग ने बात किया हैंड ब्रेक का। पूछो अभी कुछ सवाल है तो, कोई सवाल है तो पूछो तो आगे बढ़ता हूँ, तो वो सब ऊपर से निकल जाएगा। तो डाउट था कि जो आप बोल रहे हो ब्रेक फेल हो जाएगा, हाँ, तो कितना मिनिमम ऑयल होना चाहिए जो फेल ना होए? पूरा देखो आपका जो रिजर्वायर है ना, उस रिजर्वायर के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम का मार्क दिया हुआ है। नीचे लाइन है मिनिमम, ऊपर का लाइन होता है मैक्सिमम का मार्क। ये कंटेनर व्हाइट कलर का कंटेनर आप बोनट खोलोगे तो दिखेगा आपको सामने, ये मैक्सिमम तक होना चाहिए। अगर ये मिनिमम तक आ गया तब तक ठीक है, जैसे वो मिनिमम के नीचे जाएगा लाइट लगेगा, तो आपको टॉप अप करके उसको मैक्सिमम तक लेके आना है। लेकिन आज आपने टॉप अप किया और फिर एक हफ्ते के बाद या 2-4 दिन के बाद आपको पता चला फिर थोड़ा लो हो गया है, तो इसका मतलब कहीं भी लीकेज है, सिस्टम में लीकेज नहीं होना चाहिए। अब आपको उसको सॉल्व करना है, अब ये प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, मैकेनिक को दिखाना है लीकेज कहां पर, उसको फाइंड आउट। ओके, पूरी सिस्टम में से 1 से 1.5 लीटर ऑयल बैठता है पूरा सिस्टम। बोलिए नेक्स्ट। हेलो हेलो, बीच में मुझे लगा आवाज चला गया। नहीं सर, आवाज आ रहा है। हाँ हाँ 2 मिनट। अच्छा तो पूछो, कोई सवाल है तो आगे बढ़े हम। हाँ सुजीत सर, अविनाश बोल रहा हूँ सर। ये ऑयल चेक करने, एक मिनट रुकिए, ये मेरा हैंड फोन का प्रॉब्लम हो गया कुछ। 2 मिनट दीजिए मुझे, 2 मिनट दीजिए। हेलो, हाँ हेलो सर, एक क्वेश्चन पूछना था। हेलो, हाँ हाँ बोलिए ना। हाँ सर, ये फ्यूल का आपने जो बताया ना लेवल चेक करने का, इसका कोई फ्रीक्वेंसी रहेगा क्या, ओल्ड कार या न्यू कार, इसके अकॉर्डिंगली? ब्रेक फ्लूइड का ना, हाँ ब्रेक फ्यूल का। ब्रेक फ्लूइड आपका अगर रनिंग 50 किलोमीटर है ना, तो वंस इन वीक चेक करो, नहीं तो आप रनिंग रोज चेक करो। मैं आपको एक स्टूडियो में आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे एक ट्रेनिंग है यहाँ पे, जिन्होंने नया गाड़ी लेके हार्डली उनको कुछ 3-4 महीने ही हुआ होगा, 3-4 महीने ही हुआ था। तो क्या जरा पुराना गाड़ी भी नहीं है ना, 3-4 महीने हुआ है गाड़ी लेके, और उनका ये लाइट ऑन हो गया था, ब्रेक लाइट। उनको मालूम था कि ऐसा कुछ है, कुछ फॉल्ट है गाड़ी में, एग्जैक्टली वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया किस चीज का, लेकिन कोई लाइट आ रहा है मतलब वो डेंजरस है। तो उन्होंने गाड़ी साइड में रोका, उन्होंने उसको फोटो निकाल के व्हाट्सएप पे डाला, हम लोग को डाला यहाँ पे कि ऐसा कोई लाइट जल रहा है मेरी गाड़ी में और मैं ऑन रोड हूँ। तो हम लोग ने कहा कि भाई देखो, आपका हैंडब्रेक नीचे क्या चेक करो। तो उन्होंने फोन करने के बाद उन्होंने देखा तो हैंडब्रेक तो बोला नीचे है, लेकिन फिर भी लाइट जल रहा है। फिर हम वो जो बोल्डर खोल के देखा ना, तो ऑयल लीक था। अभी ऑयल लीक क्यों था, ऑयल लीक वहां पे ऑयल कैसे लीक हो गया, इथनॉल कैसे चला गया, तो उसके ऊपर जो कैप लगता है, ना उस कैप को छुआ खा गया। उनका गाड़ी कहीं पे पार्किंग में रहेगा ना, तो जो प्लास्टिक का कंटेनर है, उसके कंटेनर को एक साइड से मतलब कॉर्नर से थोड़ा चूहा कतर लिया था, चूहा खा गया था उसको, जिसको वहां से ड्रॉप लीक हो रहा था। वो इतना जल्दी तो समझ में आया, जब वो गाड़ी का ऑयल ज्यादा कम हो गया तब समझ में आया। तो ये प्रॉब्लम पुरानी गाड़ी में भी हो सकती है, प्रॉब्लम नई गाड़ी में भी हो सकती है। अभी कोई गाड़ी पुरानी है लेकिन आपका सिस्टम प्रॉपर है। अभी मैं क्या करता हूँ, एवरी आफ्टर 20,000-30,000 किलोमीटर के बाद मैं पूरा ऑयल चेंज कर देता हूँ मेरे गाड़ी का। हमारी जो व्हीकल्स होती है ट्रेनिंग व्हीकल, 30,000 किलोमीटर में पूरा गाड़ी का ऑयल चेंज करके सारा जितने भी ऑयल सील्स वगैरह है, जितने भी सिस्टम्स में जो भी मुझे लगता है कि वेयर एंड टेयर होने वाले पार्ट है, मैं उनको रिप्लेस कर देता हूँ। तो मुझे फिर 30-40,000 तक कोई दिक्कत नहीं होती। आपकी गाड़ी हमारे जैसे रेगुलर नहीं चलती है तो आप उसको 50,000 किलोमीटर में चेंज करो, 1 साल के बाद चेंज करो। अगर
उतना किलोमीटर नहीं हो रहा है तो हर 50,000 किलोमीटर में अगर आप ऑयल चेंज करोगे प्रॉपरली, उसका सिस्टम चेक करोगे आप, तो आपको ये दिक्कत होगी नहीं ऑयल लीकेज की। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अभी देखो ये लाइट में ना, अभी हम लोग एक यहाँ पे जो लाइट देखे हैं उसमें ये जो ऊपर वाला लाइट है जो अभी हम लोगों ने बात किया हैंड ब्रेक का, उसके बाद में रेड लाइट की बात करेंगे फिलहाल, सब रेड लाइट। उसके बाद एक ऊपर वाले रो में रेड लाइट और है जो बैटरी का सिंबल है, जिसको बैटरी प्लस और माइनस दिख रहा है। आपकी कार में जो बैटरी होती है ये आपको काम आती है इनिशियल स्टोरेज डिवाइस। इनिशियल स्टोरेज डिवाइस मतलब की ऑन करने के बाद में जो लाइट जलती है सारी वो उससे जलेगी। आप गाड़ी स्टार्ट करने में जब आपका स्टार्टर घूमेगा, इंजन को घुमाएगा, वो स्टार्टर के लिए काम आता है। हेडलाइट ऑन करने के लिए टेल लाइट से, म्यूजिक सिस्टम में, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग है, एसी का ब्लोअर है, आपकी छोटी छोटी एलईडीज लगी है वो है। तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम ये लाइट से चलती, तो सॉरी ये बैटरी से चलती है। बैटरी से इनिशियल स्टोरेज डिवाइस से एनर्जी लेकर ही चलती है। तो ये बैटरी जो है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा तो आपका बैटरी चार्ज करना जरूरी है। तो बैटरी चार्ज करने के लिए गाड़ी के अंदर एक यूनिट लगा हुआ है जिसको कहते हैं हम लोग कहते हैं अल्टरनेटर। ये अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज करता है। अल्टरनेटर जुड़ा है इंजन के साथ, ये एक चार्जर है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेगा। मतलब इंजन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करोगे ये घूमने लगेगा और ये अल्टरनेटर बैटरी को ऑटोमेटिक चार्ज करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जब आप ड्राइव कर रहे हो ना गाड़ी, जब आप चला रहे हो ना, तो ऑटोमेटिक आपकी बैटरी अल्टरनेटर को चार्ज करे, उसी वक्त वो साइमल्टेनियसली बैटरी को भी चार्ज करे और बाकी जो इलेक्ट्रिकल एक्सिस उसको भी करंट पास करती है। तो मेरा जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंजन स्टार्ट किया तो बैटरी से करंट लेके मेरा इंजन स्टार्ट हो गया। जैसे ही मेरा इंजन स्टार्ट होगा मेरा अल्टरनेटर घूमने लगा, वो करंट जनरेट करेगा और वो करंट बैटरी को भी सप्लाई करेगा और बाकी इलेक्ट्रिकल एक्सिस, हेडलाइट, टेल लाइट, स्पार्क प्लग सबके लिए सप्लाई करेगा। अब मैंने उसकी केबल को निकाल दिया, और मैंने बैटरी को बाहर ले लिया, तो भी मेरा गाड़ी चालू रहेगा। देखो मैंने क्या किया, इंजन स्टार्ट होने के बाद मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, ये गाड़ी से निकाल दिया पूरा बैटरी मैंने, तो भी मेरी गाड़ी चलती रहेगी। मेरा इंजन चलेगा, मेरा हेडलाइट चलेगी, मेरा हॉर्न चलेगा। ये कैसे चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? क्योंकि उसको सप्लाई दे रहा है अल्टरनेटर, और अल्टरनेटर को कौन घुमा रहा है? इंजन घुमा रहा है। तो जब तक मेरा इंजन चालू है तब तक मेरा अल्टरनेटर सबको सप्लाई देता रहेगा। जब मैं इंजन बंद करता हूं, जैसे मैं इंजन बंद करूंगा, इंजन बंद करते ही अल्टरनेटर बंद हो जाएगा, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद फिर आपको फिर से बैटरी कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका बैटरी का जो लाइफ होता है वो 3, जैसा आप लोगे वैसा, मैक्सिमम 5 इयर्स का बैटरी मिलता है। 5 इयर्स लाइफ का बैटरी रहता है। 5 इयर्स में उन लोगों का ऐसा रहता है कि 5 इयर्स मतलब 60 मंथ ना, तो 60 मंथ में उन लोगों का ऐसा है कि 40 मंथ रिप्लेसमेंट वारंटी। 40 मंथ में आपका बैटरी को कुछ भी हो जाए तो कंपनी कोई भी कंडीशन, बैटरी का कोई भी कंडीशन हो, अगर वो बैटरी काम नहीं कर रहा है, भले आपने बैटरी घर पे आइडल रखा हुआ है, गाड़ी चलाए नहीं आपने 2 साल तक, तो भी आपका बैटरी को फ्री में रिप्लेस करके देगा। वो उस आपको नया बैटरी देगा और ये बैटरी वो अपने पास ले लेगा। ओके, दूसरा, और मैं फिर आपको बताया ना 40 मंथ से बचा हुआ 20 महीना, तो फिर वो एक्सटेंडेड वारंटी मतलब कि 20 महीने में उनका ऐसा स्लैब है 5 महीने का। तो पहला 5 महीने में 75% कंपनी बेयर करेगा, 25% आपको देना है। फिर और 5 महीना बढ़ गया, मतलब 50 मंथ हो गया, तो आपको 50% दे रहा है, कंपनी 50% देगी। और 5 महीना हो गया, मतलब 55 मंथ हो गया, आपको 25% कंपनी बेयर करेगी, 75% आपको देना पड़ेगा। इस तरह से उसका एक्सटेंडेड वारंटी रहता है। तो सिस्टम में पूरा 100% वारंटी नहीं है, वो आप देख लेना कि रिप्लेसमेंट कितना और उसका ये कितना। अभी उसका कॉस्ट भी ज्यादा रहता है। फिर वो बैटरी आएगी अराउंड 4,500-5,000 के आसपास आएगी, समझो एक अर्टिगा की बात करूंगा। अभी उसमें एक दूसरा आता है 36 मंथ वाला वारंटी, उसके बाद में फिर एक आता है 24 मंथ, फिर एक आता है 18 मंथ वारंटी। तो उसका कीमत वो हिसाब से फिर कम होते जाएगा, राइट? अच्छा, अभी आपका जो बैटरी है, पुराना बैटरी, आपने नया बैटरी खरीदा तो पुराना बैटरी, अगर हम लोग इसको यूं कचरे के डब्बे में डालेंगे तो उसमें लेड है जो पॉइजनस है, जो पॉल्यूशन फैला सकता है, जहरीले गैसेस वहां से फ्यूम्स निकल सकती है। तो फिर गवर्नमेंट ने इनको कंपल्शन किया है कि आपको ये जो पुरानी बैटरी है उनको रिसाइकल करना है और यूज करना है। तो इसलिए आपका जो पुराना बैटरी है वो आप पुराना बैटरी आपके बैटरी वाले को दे देते हो, आपके जो बैटरी शॉप जहाँ से नया बैटरी है उसको आप दे देते हो रिसाइकल के लिए, और उसके लिए वो आपको कम से कम 800 रुपए से 1000 रुपए तक आपकी गाड़ी का बैटरी के अंदर जो प्राइस है नया बैटरी का प्राइस, उसमें आपको डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट नहीं है एक्चुअली, वो बैटरी का प्राइस है वो।
जो सेकंड हैंड बैटरी आप उसको, आपका यूज बैटरी आप उसको जो दे रहे हो, उसका वो आपको कंपनसेशन देता है कि वो आपने दिया करके वो आपको उसके 800 से लेकर 1000 रुपीज तक आपको वो रिफंड करेगा। अब ये बैटरी वो फिर कंपनी में देगा, वो भी उसको देते हो, वो भी 100-200 रुपए कमाएगा, लेकिन कंपनी फिर इसको तोड़ के उसके अंदर का लेड निकाल के फिर उसको रिसाइकल करके फिर उसका बैटरी फिर से उसको यूज करेगी और उसका लेड निकाल के फिर से बैटरी बनाएगी। तो ये जो रिसाइकल मटेरियल से बना हुआ बैटरी है, उसका वारंटी फिर 18 मंथ, 24 मंथ ऐसा रहता है। फिर उसका कॉस्ट भी कम रहता है ना, रिसाइकल मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं तो कॉस्ट भी कम रहता है। क्या है, लेड जो है ना, लेड हमारे इंडिया में तो मिलता नहीं खदानों में, ये हम लोग को बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। ओके ओके, नेक्स्ट है सेकंड रो। इधर तक क्लियर है क्या? आगे बढ़े क्या हम? सुजीत सर, कोई एक जन जवाब दो प्लीज। सुजीत सर, हाँ बोलिए। हाँ सर, एक जस्ट फिर से पूछना था, अल्टरनेटर के बारे में फिर से बता सकते हैं? व्हाट इज अल्टरनेटर यू मीन? अल्टरनेटर एक डिवाइस है जो इंजन के साथ अटैच है। जरा दो मिनट रुकिएगा। ये क्या हुआ? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। हाँ, देखो, अल्टरनेटर एक डिवाइस है। हेलो, हाँ सर, आ रही है आवाज। देखो अल्टरनेटर एक डिवाइस है जो मेरे इंजन के साथ अटैच है। ओके, ये जनरेटर है, एक जनरेटर है। ये कोई भी एनर्जी जो है ना, वो हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन हम इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम लोग ने पढ़ा है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अभी मेरे पास अल्टरनेटर को अगर मैं घुमाऊंगा तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हम कहां से लेंगे? इंजन से लेंगे। तो जब हम इंजन चालू करते हैं तो इंजन के साथ एक बेल्ट लगा होता है, इंजन के साथ एक बेल्ट लगा हुआ है जो अल्टरनेटर के साथ अटैच है। तो जैसे भी इंजन स्टार्ट करता हूँ, इंजन का जो मोशन है, रोटरी मोशन, तो इस बेल्ट के द्वारा मैं अल्टरनेटर को ट्रांसफर करूंगा और अल्टरनेटर घूमेगा। अल्टरनेटर घूमेगा, अल्टरनेट डायनामो के जैसे ही है, लेकिन इसी तरह प्रोड्यूस करते हैं, इसको अल्टरनेटर कहते हैं। अब ये अल्टरनेटर जैसे विंड मिल होता है ना, पवन चक्की, विंड मिल क्या करती है? हवा का एनर्जी से घूम के और करंट प्रोड्यूस करते हैं ना। तो वैसे ही अल्टरनेटर है जो इंजन से मोशन लेके घूमेगा और करंट प्रोड्यूस करेगा और बैटरी को चार्ज करेगा। तो एक चार्जिंग डिवाइस आपकी गाड़ी में लगा हुआ है जिसको अल्टरनेटर कहते हैं। आज तो सब गाड़ी में अल्टरनेटर लगते हैं, पहले गाड़ी में डायनोमो लगते थे, अब ये डायनोमो बंद हो गया। अभी छोटा गाड़ी से लेकर बड़ा ट्रक तक सब में अल्टरनेटर ही लगते हैं। कुछ आइडिया क्लियर हो रहा है क्या आपको अल्टरनेटर के बारे में? यस सर। हेलो, हाँ यस यस, या ओके। कोई और सवाल है तो पूछो, तो आगे बढ़े। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ओके ओके, देखो सेकंड रो में सबसे लास्ट वाला एक साइड है रेड कलर का, जिसमें थर्मामीटर का सिंबल है। और ये थर्मामीटर का सिंबल जो है ना, जो भी ये थर्मामीटर का सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी इंजन के कूलिंग सिस्टम को। इंजन का कूलिंग सिस्टम का मतलब आपकी कार का जो इंजन है उसका एक वर्किंग टेम्परेचर है 95 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं सेंटीग्रेड की बात करूँ, फारेनहाइट की नहीं, सेंटीग्रेड। 90 टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंजन काम करता है प्रॉपर, एकदम उसका प्रॉपर वर्किंग टेम्परेचर है वो। जब इंजन में फ्यूल जलेगा तो उसका जो हीट प्रोड्यूस होगा उससे इंजन जो गर्म होता है वो। अभी उसका टेम्परेचर अगर 95 के ऊपर चला गया और धीरे धीरे ये टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ते रहा, तो इंजन के अंदर जो पार्ट है, जो एल्यूमिनियम अलॉय के बने हुए, जो कास्ट आयरन के बने हुए, या फिर जो ब्रास के बने हुए, ये पार्ट एक्सपांड हो जाएंगे। और ये पार्ट एक्सपांड होने की वजह से एक दूसरे के अंदर जाम होकर इंजन अटक जाएगा। तो इंजन को ठंडा रखना जरूरी है। इंजन को ठंडा रखने के लिए गाड़ी के अंदर कूलिंग सिस्टम है जो गाड़ी को कूल रखती है। ये कूलिंग सिस्टम क्या है? तो इंजन के अंदर कुछ पैसेजेस बनाए हुए हैं, जिस पैसेजेस के अंदर से पानी सर्कुलेट होता है। ये सर्कुलेट होने वाला पानी इंजन के अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता है और एक रेडिएटर नाम का एक यूनिट है जो गाड़ी के आगे लगा हुआ है, जहां पर आके ये ठंडा होता है। आपको क्या सिर्फ देखना है कि इस रेडिएटर में पानी की मात्रा पूरी है कि नहीं, फुल है कि नहीं। अगर पानी की मात्रा उसमें फुल है तो आपका सिस्टम बराबर काम करेगा, लेकिन ये पानी की मात्रा अगर कम हो गई तो जो मीडिएटर है जो हीट को एब्जॉर्ब करके लेके आ रहा है वही कम हो जाएगा। पानी कम होने से गाड़ी गर्म होके गाड़ी का इंजन जाम हो सकता है। आपको देखना है कि ये पानी की मात्रा प्रॉपर है कि नहीं। अगर ये किसी वजह से कम हो गया पानी तो इंजन गर्म होगा और इंजन का टेम्परेचर 95 डिग्री के ऊपर चला जाएगा, तब आपका ये लाइट जलेगा। देखो मैंने क्या कहा, चालू इंजन में ये बंद था,
लेकिन जैसे ही इंजन चालू हुआ और धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो ये लाइट ऑन हो गया। लाइट ऑन हो गया तो क्या हो गया, इंजन आपको वार्निंग किया उसने कि आपका इंजन गर्म हो रहा है, गाड़ी रोको। अगर आपने अभी इंजन बंद नहीं किया ना तो आपका इंजन जाम हो जाएगा। तो आपको डैशबोर्ड पे इस पे ध्यान रखना होगा। अभी कई इंजन गर्म होने का कुछ रीजन है, जैसे कि पानी का कम हो जाना या फिर हैंड ब्रेक खींच कर गाड़ी चलाना। ओके, हैंड ब्रेक खींच के गाड़ी चलाना या फिर क्लच पे ज्यादा देर पैर रख के, बेवजह क्लच पे पैर रख के ड्राइव करना, जिसको क्लच राइडिंग कहते हैं। जरूरत नहीं फिर भी क्लच पे पैर है तो इंजन गर्म हो सकता है। ब्रेक पे पैर रख के गाड़ी चलाने की वजह से इंजन गर्म हो सकता है। तो ऐसे कई रीजन है उसके पीछे। लेकिन अगर इंजन उसका बियॉन्ड उसका लिमिट्स के ऊपर चला गया टेम्परेचर, तो ये लाइट दिखाएगा। ये लाइट दिखाएगा तो गाड़ी चलाने के साइड में रोको। ओके, थर्ड रो में जो लाइट है वो हजार्ड लाइट का सिंबल है। आप ये जहाँ पे होगा वो बटन को ऑन करोगे तो आपकी सारी हजार्ड लाइट ऑन हो जाएगी। ये लाइट हजार्ड लाइट मतलब सारे इंडिकेटर, लेफ्ट के राइट के सारे इंडिकेटर। बहुत से लोग इसको पार्किंग लाइट कहते हैं, लेकिन ये पार्किंग लाइट नहीं है, इसका नाम हजार्ड लाइट है। ये लाइट जब जलेगा तो पीछे वालों को, आगे वालों को हम लोग अलर्ट करते कि मेरे गाड़ी में कोई मैकेनिकल फॉल्ट है, मेरी साइड में गाड़ी रोक के रखा है। ओके, थर्ड रो में एक साइड और देखो गोल एयर बैग दिखाया गया है। अगर आपकी गाड़ी के एयर बैग में कोई फॉल्ट है तो ये लाइट बताएगा कि एयर बैग सिस्टम नॉट वर्किंग। तो आपका अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो एयर बैग काम करेगा नहीं। ओके, देन लास्ट रो में वो मैंने जो आपको बताया हो इंजन ऑयल, प्रेशर इंडिकेटर लाइट, और लास्ट रो में सबसे लास्ट वाला कहीं सीट बेल्ट नहीं लगाया। ओके, तो ये रेड कलर के लाइट्स के बारे में था। ओके, अभी थोड़ा रुको, मेरे को थोड़ा और आगे चले तो ये रेड कलर का लाइट, हाँ देखो इसमें एक रेड कलर का लाइट बचा हुआ है। ध्यान से देखना, दोनों मीटर के बीच में देखना, एक डोर खुला दिखता है, डोर खुला दिखता है कार का, तो ये डोर लाइट है। अगर आपकी गाड़ी का दरवाजा खुला रहेगा तो ये सिंबल जलेगा, तो इसका मतलब कार का कोई दरवाजा ओपन है। तो सारे दरवाजे बंद करो, पीछे का हैच बंद करो। ओके, तो दरवाजा बंद हो जाएगा तो लाइट निकल जाएगा। देन कोई एक्स्ट्रा लाइट, हाँ यहाँ पर है देखो, क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, ये जो लेफ्ट साइड का जो लाइट है, ये लाइट है एक कार का सिंबल दिखा और उससे एक लॉक दिखाया उन्होंने, कार सिंबल विथ लॉक, या ओनली लॉक भी दिखाएंगे कभी कभी। ये रिप्रेजेंट करता है कार का सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मतलब मैंने बटन दबाया, मेरे चारों दरवाजे, पांचों दरवाजे तो पीछे में दिखते और चारों दरवाजे खटखट खटखट बंद हो गए। ओके, या फिर बहुत सी गाड़ी में ऐसा फंक्शन है कि आप कार में बैठ गए, आपने लॉक किया नहीं, लेकिन गाड़ी जैसे ही चलेगी, एक आधा 1 किलोमीटर गाड़ी आगे चलेगी या इंजन दरवाजे बंद होने के बाद आपकी गाड़ी जैसे ही मूव करेगी, एक आधा से 1 किलोमीटर चलने के बाद सारे और दरवाजे ऑटोमेटिक लॉक हो जाए। सेफ्टी रीजन, आप भूल गए ना उसको लॉक करना, तो ऑटोमेटिक बंद हो जाए। तो इसको कहते हैं सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम। तो ये सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट है, कोई एक दरवाजे का एक्चुएटर काम नहीं कर रहा है या कोई फॉल्ट है उसके अंदर, तो ये लाइट जलेगा, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम नॉट वर्किंग। ओके, देन कोई और लाइट है क्या देखना तो मुझे रेड कलर में, हाँ ये लाइट है रेड कलर का है। जो आपका फ्यूल का लेवल अगर कम हो गया तो ये लाइट जलेगा और आपको दिखाएगा कि आपका फ्यूल का लेवल ऑलमोस्ट कम हो गया, 5 to 10% फ्यूल बचा हुआ है, गाड़ी में फ्यूलिंग करो। कभी भी खाली टैंक में गाड़ी मत चलाओ या एकदम लो टैंक में फ्यूल में गाड़ी मत चलाओ। क्या होता है, आपकी गाड़ी में टैंक के अंदर एक पंप लगा हुआ है, देखो ये फ्यूल टैंक है, यहाँ पर फिट है, देखो फ्यूल टैंक, ये वायलेट कलर में दिख रहा है पीछे, रियर व्हील के पीछे ये फ्यूल टैंक है। इस फ्यूल टैंक में ये राइट साइड में देखो, एक मैंने फ्यूल टैंक का फोटो दिखाया, इसमें जो ऊपर जो ब्लैक कलर का दिख रहा है जिसमें पाइप लगा हुआ है, ये पंप है। सेंटर में लगा हुआ जो चीज है ना, सेंटर में गोल गोल, ये पंप है। ये पंप टैंक के अंदर के फ्यूल को खींच के आपके इंजन तक सप्लाई करता है। अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल कम रहेगा ना तो ये पंप ड्राई घूमेगा, जिसके से पंप जल जाएगा, जिसके से आपका पंप खराब हो सकता है। और पंप की कीमत 5,000 से लेकर 55,000 तक होती है, जैसे जैसे आपका गाड़ी है। तो लो फ्यूल रख के गाड़ी चलाने से ये दिक्कत हो सकती है, इसलिए गाड़ी में कभी भी मेंटेन रखो मोर देन हाफ टैंक, रिकमेंडेड मोर देन हाफ टैंक फ्यूल रखो गाड़ी में। ओके, तो ये जो मैंने अभी बात की आपसे लाइट का, जो इंजन के लाइट का, जिस गाड़ी में लाइट नहीं है उस गाड़ी में इस तरह की गेजेस होगी। सी मतलब कूल, एच मतलब हॉट, सी मतलब कूल, एच मतलब हॉट। तो जब आपकी गाड़ी ठंडी रहेगी तो सी में रहेगा, जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करोगे धीरे 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 ये आगे बढ़ेगा और थोड़ी देर में ये सी और एच के बराबर सेंटर में आके पहुंच जाएगा। सी और एच के सेंटर में पहुंच गया मतलब वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया है, मतलब वर्किंग टेम्परेचर पे आ गया। इसके बाद आप गाड़ी 2 किलोमीटर चलाओ या 20 चलाओ या 200 किलोमीटर चलाओ, ये मोर देन हाफ पास होना चाहिए। अगर ये मोर देन हाफ पास हो गया तो समझ जाने का इंजन गर्म हो रहा है, और अगर ये रेड में चला गया ना तो इंजन जाम हो जाएगा। जैसे आपका टेम्परेचर गेज मोर देन हाफ चला गया, आप गाड़ी की स्पीड को कम करो, धीरे धीरे गाड़ी साइड में रखो, चेक करो व्यू गर्म हो रहा है इंजन। ओके, नेक्स्ट ये लाइट,
ये देख के ही पता चलता है ये स्टेयरिंग को रिप्रेजेंट करेगा। आपकी कार में जो स्टेयरिंग है, देखो ये आपकी कार में ऊपर स्टेयरिंग है और ये नीचे स्टेयरिंग का रॉड है जो नीचे एक गियर बॉक्स पे जाता है, स्टेयरिंग गियर बॉक्स कहते हैं उसको। वहां पे एक मोटर लगा हुआ है, देखो ब्लू कलर में दिख रहा है ना, वो एक मोटर है, वो मोटर में लगा हुआ है। और इसके नीचे का जो लिंकेज है वो नीचे से टी में दोनों व्हील को जाएगा, लेफ्ट एंड राइट व्हील को। इसमें ग्रीन कलर का जो यूनिट आपको दिख रहा है वो ईसीयू है। ईसीयू स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ये हार्ड डिस्क है, समझो एक हार्ड डिस्क है ये। इसके लिए प्रोग्राम फीड करके रखा हुआ है। क्या प्रोग्राम फीड करके रखा है तो मैं बताऊं। जब मैं स्टेयरिंग घुमाऊंगा ना, तो स्टेयरिंग घुमाने में मुझे जो ताकत लग रही है, उस ताकत को कम करने के लिए मैंने ये इलेक्ट्रिकल पावर स्टेयरिंग गाड़ी में लगाना शुरू किया लोगों ने। इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग क्या करती है, आपका स्टेयरिंग घुमाने के लिए आसान करती है, आपको हेल्प करती है। इसलिए इसको पावर स्टेयरिंग कहते हैं या पावर असिस्टेड स्टेयरिंग कहते हैं। कैसे हेल्प करेगा आपको स्टेयरिंग घुमाने के लिए, ताकत कैसे कम लगेगा? तो ये मोटर घूमता है और आपको स्टेयरिंग घुमाने के लिए हेल्प करता है। कैसे घूमेगा मोटर? तो जब मैं स्टेयरिंग लेफ्ट को घुमाऊंगा या राइट को घुमाऊंगा, तो ये जो मेरा मोशन है लेफ्ट या राइट का, तो ये कितने डिग्री लेफ्ट में गया, कितना डिग्री राइट में गया, 5 डिग्री लेफ्ट, 10 डिग्री राइट, 15 डिग्री लेफ्ट। तो जो भी मैं स्टेयरिंग घुमा रहा हूँ, इसको मोशन को सेंस करने के लिए एक मोशन सेंसर यहाँ पे लगा होता है। डायरेक्शन सेंसर कहते हैं उसको। डायरेक्शन सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है। और मैं स्टेयरिंग घुमा तो कितनी ताकत लगा रहा हूँ, क्या है, गाड़ी अगर जमीन पे जगह पे खड़ी रहेगी तो ज्यादा ताकत लगती है, जब जैसी गाड़ी मूव होती है ना ताकत कम लगती है। तो मैं कितनी ताकत से स्टेयरिंग को घुमा रहा हूँ, ये गिनने के लिए भी एक टॉर्क सेंसर लगा हुआ है। टॉर्क मतलब ताकत, तो टॉर्क सेंसर लगा है। तो इस तरह से आपकी कार में 2 सेंसर लगे हुए हैं स्टेयरिंग सिस्टम के अंदर। एक डायरेक्शन सेंसर, स्टेयरिंग कौन से डायरेक्शन में कितने डिग्री में घुमा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और एक टॉर्क सेंसर, स्टेयरिंग कितनी ताकत से घुमाया जा रहा है। अभी ये जो टॉर्क, ये और डायरेक्शन सेंसर, ये दोनों मिलके उस ईसीएम को, ये ईसीयू जो है उसको, ये जो डिटेल है, ये जो डेटा है, ये सप्लाई करेंगे। और ईसीयू में है कि अगर स्टीयरिंग लेफ्ट पे 0.2 मीटर के टॉर्क से घुमा तो क्या कर देगा, 0.4 मीटर से घुमा तो क्या कर देगा, अलग अलग सिचुएशंस में देखे रखिए। तो जैसे आप स्टीयरिंग लेफ्ट में घुमाते हो, ये ईसीयू इस मोटर को उसी डायरेक्शन में घुमाता है। तो आपने स्टीयरिंग लेफ्ट में घुमाना तो मोटर भी लेफ्ट में घूमेगा, आपको हेल्प करेगा स्टीयरिंग घुमाने के लिए। आपने स्टीयरिंग में राइट में घुमाया तो मोटर भी राइट में घूमेगा और आपको स्टीयरिंग घुमाने के लिए हेल्प करेगा। इसलिए आपकी कार में जब आप पावर स्टीयरिंग पे गाड़ी चलाओगे तो आपको स्टीयरिंग आसान लगता है घुमाना। इसलिए आप की ऑफ करो, गाड़ी का चाबी बंद करो और फिर स्टीयरिंग घुमा के दिखाओ, देखो कितना ताकत लगेगा। क्योंकि की ऑफ करते ये सारा सिस्टम में जाने वाला करंट ऑफ हो जाता है और बंद हो जाता है। ओके, इंजन जब तक चालू है तब तक ये सिस्टम चालू है। इसलिए ढलान के ऊपर, आप ढलान से नीचे उतर रहे हो, आप स्लोप से नीचे उतर रहे हो और आपने की बंद कर दिया, पावर स्टीयरिंग ऑफ, आपका स्टीयरिंग जाम हो जाएगा, आप गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बहुत ताकत लगेगा, आप ठोक दोगे गाड़ी और गाड़ी मुड़ नहीं पाओगी। इसलिए ये कहा जाता है कि ढलान के ऊपर इंजन ऑफ करने का नहीं तो पावर स्टीयरिंग ऑफ हो जाएगा। अगर किसी वजह से ये ईसीयू खराब हो गया, मोटर खराब हो गया, टॉर्क सेंसर खराब हो गया, डायरेक्शन सेंसर खराब हो गया, तो ये लाइट लगेगा और आपको बताएगा कि आपका गाड़ी का पावर स्टीयरिंग फेलियर है। तो जैसे ही पता चलता पावर स्टीयरिंग फेलियर है, स्टीयरिंग को हार्ड पकड़ो, टाइट पकड़ो और पता करो कि अभी मुझे ताकत ज्यादा लगने वाली है और धीरे धीरे गाड़ी का साइड में रोक दो। नहीं तो गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए, गाड़ी को डाइवर्ट करने के लिए आपको ज्यादा ताकत लगेगी। ओके, तो ये स्टीयरिंग है, ये लाइट है पावर स्टीयरिंग का। ओके, देन कोई लाइट बचा है रेड कलर का, ये हो गया, ये हो गया हैंड ब्रेक का, ये हो गया, ये बैटरी का भी हो गया हमारा। ओके, तो देखो अभी हम लोग दूसरे लाइट्स के, देखो मेरे पास टाइम कम है, सिर्फ 5 मिनट है मेरे पास। किसी का अगर ट्रेनिंग है 2 बजे का तो प्लीज आप लोग लॉग आउट करके जा सकते हो 2 बजे की ट्रेनिंग में। बाद में ये मैं पीपीटी आपको भेज दूंगा। ओके, देखो येलो लाइट है, येलो लाइट में ये जो पहला रो में फर्स्ट लाइट है, ये लाइट इंजन को रिप्रेजेंट करता है। इंजन को, कार के इंजन के अंदर बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं जो ये गिनते हैं कि इंजन का टेम्परेचर कितना है, इंजन का स्पीड कितना है, कार के व्हील का स्पीड कितना है, इंजन में जो फ्यूल जलने के लिए जो हवा हमें एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं उस हवा का टेम्परेचर कितना है, उस हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग सी लेवल से ऊपर जाएंगे ना, हमारा ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो अंदर आने वाले हवा का मास कितना है, मतलब कितनी क्वांटिटी में हवा अंदर आ रही है,
तो ये सारे सेंसर 12 से 13 सेंसर एक कार के अंदर लगे होंगे। ये सारे सेंसर ये सब डेटा को कलेक्ट करके ये ईसीएम को भेजते हैं। ईसीएम मतलब उसके लिए भी एक इंजन का ईसीएम लगा हुआ है, उसको भेजेंगे और इस डेटा को कैलकुलेट करने के बाद ईसीएम डिसाइड करता है कि गाड़ी में कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है। तो उतने ही मात्रा में वो फ्यूल इंजेक्ट करेगा, तो इससे हम लोग को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिलेगा पावर का। अगर कोई एक सेंसर खराब हो गया इंजन में, जिसको कहा जाता है इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब उतना ही फ्यूल इंजेक्ट करो जितनी जरूरत है। जरूरत कहाँ से पता चलती है? यहाँ से एक्सेलरेटर कितना दबाया आपने, हवा का टेम्परेचर, हवा का मास, हवा में ऑक्सीजन कितना है, इंजन का टेम्परेचर कितना है, इंजन का स्पीड कितना है, गाड़ी का स्पीड कितना है, गाड़ी कौन से गियर पे चल रही है, ये सारे डेटा को कलेक्ट करने के बाद अभी अगर कोई सेंसर खराब हो गया तो आपको फ्यूल माइलेज बराबर नहीं मिलेगा, गाड़ी मिसफायर करेगा, गाड़ी झटका मारेगा या फिर गाड़ी चालू ही नहीं होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर ये सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गया, जिसको कहते हैं इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, तो इस इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गया तो ये लाइट जलेगा और ये लाइट जलने के बाद आपको अलर्ट होना है कि मेरा इंजन में कोई फॉल्ट है। लेकिन यहाँ पर एक क्या मैंने बताया था, येलो लाइट गाड़ी चला सकते हो लेकिन स्लो चलाओ और नजदीकी रिपेयर शॉप तक जाके इसको रिपेयर करो। ओके, नेक्स्ट लाइट जो है वो एक कॉइल का सिंबल है जो डीजल की गाड़ियों में होता है। क्या होता है कि पेट्रोल की गाड़ियां जल्दी स्टार्ट हो जाती है, डीजल की गाड़ियां ठंडी के दिनों में, बारिश के दिनों में जल्दी स्टार्ट नहीं होती क्योंकि उसको थोड़ा हीट की जरूरत पड़ती है शुरुआत में। तो इनिशियल वो एक हीटर गाड़ी में लगा हुआ है जो गाड़ी को स्टार्ट करते थोड़ा इनिशियली हीट करता है इसके अंदर का फ्यूल को। तो ये जो हीटर है, की ऑन करेगा तो ये ऑन होता है, एक 4-5 सेकंड के बाद ये बंद होता है, उसके बाद ही इंजन स्टार्ट करो। तो जिसके पास डीजल गाड़ी है वो लोग ध्यान रखो, अगर आपकी गाड़ी में ये हीटर लगा हुआ है तो की ऑन करने का, हीटर का लाइट बंद होने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करना। ओके डन। नीचे जो कार का सिंबल है और नीचे ZZ ऐसा दिखा है, वो स्लीपरी रोड दिखा है, स्लीपरी रोड। तो ये एंटी स्कीड रेगुलेशन जिस गाड़ी में है, मतलब समझो मेरी गाड़ी स्कीड हो रही है, मैंने टर्न मारा और मेरा गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तो गाड़ी के अंदर कुछ सिस्टम लगाई जाती है, एडवांस सिस्टम है ये, जिसको बोला जाए ABS, मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। कि हमने गाड़ी का ब्रेक मारा और मेरा गाड़ी स्कीड होके गोल गोल घूम गया, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। उससे एडवांस सिस्टम है कि स्पीड रेगुलेशन सिस्टम है कि गाड़ी को स्कीड ही नहीं होने देगा। आपने ब्रेक मारा नहीं लेकिन गाड़ी खुद ब्रेक मारेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप 80-90 की स्पीड में लेफ्ट में टर्न मारते हो तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, राइट में ढकेलता है। तो उस वक्त में ये जो सिस्टम है इसको कहते हैं EPS या स्टेबिलिटी प्रोग्राम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ESP सिस्टम कहते हैं इसको। ये ESP सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, क्या करती है, अंदर के व्हील को ऑटोमेटिक ब्रेक मारती है, बाहर का राइट का दोनों व्हील को फ्री छोड़ती है। आपको नहीं मार रहा है, वो खुद मारेगी ब्रेक, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा लेफ्ट के व्हील को ब्रेक लग रहा है। क्यों? क्योंकि छोटी सी जगह पे टर्न लेने की। तो ये बहुत एडवांस सिस्टम है, आपको जस्ट मैं सिंपल बता रहा हूँ कि आपका गाड़ी स्कीड होने से बचाने के लिए। तो जैसे आपका गाड़ी स्कीड होने लगता है और ये सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, ये लाइट ब्लिंक करता है, तो समझ जाने का मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना जो स्पीड से या जो कंडीशंस में, उसमें मेरा गाड़ी को मेरा सिस्टम संभाल रहा है, मैं नहीं। ओके, तो आप गाड़ी स्लो चलाओ और थोड़ा अलर्ट हो जाओ, सेफ चलाओ। बाजू में जो है फ्यूल के लिए, अगर येलो रहेगा तो रेड है येलो, दोनों में से कोई एक होगा, तो फ्यूल डालो गाड़ी में। ग्रीन कलर का है जो आपको इंफॉर्मेशन देता है। ये जो ग्रीन कलर का जो सिंबल है यहाँ पे, जिसमें एक पेडल दिखाया, मतलब पैर दिखाया, ये वो सिस्टम है कि आप हाईवे पे 80 की स्पीड से चल रहे हो लेकिन बहुत लॉन्ग स्ट्रेच है, कम से कम आपको अभी 80-100 किलोमीटर जाना है, लेकिन पैर दबा के रखने से बहुत देर तक पैर में क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है, इसमें क्या करने का, हम लोगों को ऑटो मोड पे डाल सकते हैं उसको, गाड़ी को एक्सेलरेटर 80 में जाने के बाद आप इसको, आपके स्टीयरिंग पे इसका बटन होता है, ओके, क्रूज कंट्रोल कहते हैं इसको, क्रूज कंट्रोल। इसको बटन को दबा दोगे तो जो स्पीड में आपने एक्सेलरेटर दबाया था वही स्पीड में गाड़ी चलती है। आप एक्सेलरेटर छोड़ दो तो अभी गाड़ी का स्पीड कम नहीं होगा तब तक, जब तक आप ब्रेक नहीं आया, ब्रेक या क्लच नहीं दबाओगे। जैसे आप ब्रेक या क्लच दबाओगे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो ये उसके लिए है। देन आगे का पता था मैंने आपको कि ये इंजन के लिए है। फिर नीचे का मैंने आपको बताया, उसके आगे का वो हीटर है जो ग्लास के लिए आपके काम करता है। आपका पीछे का जो विंडो है उसके ऊपर अगर मिस्ट आ गया, मॉइस्चर आ गया उसके ऊपर, तो पीछे का क्लियर दिखेगा नहीं। उस वक्त ये बटन है, ये बटन दबाने से पीछे का ग्लास थोड़ा सा गर्म होता है और ये मॉइस्चर निकल जाता है। आप कभी ध्यान से, लेकिन आपकी कार में AC है और बारिश के दिन में तकलीफ होती है, तो आपकी कार में ना वो रेड कलर का, ब्राउन कलर का लाइन्स रहेगा पीछे वाले ग्लास में, वो ये हीटर के लिए है। देन एयर बैग्स, उसके बाद थर्ड रो की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक टायर का सिंबल दिया है, ये उस गाड़ी में होगा जिस गाड़ी में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मतलब
कुछ हाई एंड कार है जिसके अंदर हर टायर में एक सेंसर दिया गया है। अगर टायर का प्रेशर कम हो गया तो ये आपको डैशबोर्ड पे दिखाएगा कि आपका टायर का प्रेशर कम हो रहा है, मतलब पंचर है या हवा कम है। तो ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का है। ये फॉग लैम्प के लिए है नीचे का, ये फॉग लैम्प आपका ऑन है। ओके, देन एबीएस सिस्टम जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया ना, स्किल रेगुलेशन, तो वैसे बेसिक सिस्टम है एबीएस। तो एबीएस एक्टिवेटेड है या डीएक्टिवेटेड है उसके लिए है। तो ये तो सब जो एडवांस सिस्टम है, लेकिन आपको पता करने के लिए ये सिस्टम इतना मालूम होना चाहिए, बैटरी, इंजन ऑयल और इंजन का लाइट और हैंड ब्रेक का लाइट, बस ये 4-5 सिस्टम आपको पता होगा, आपके लिए काफी है। फिर भी मैं ये जो पीपीटी है ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आप इसको पढ़ो। इसके अंदर कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे पूछो, मैं आपको जरूर इसका डाउट क्लियर करूंगा। और एक एडवांस मॉड्यूल चालू होने वाला है नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक से, जिसमें हम जिनके पास लाइसेंस है, जिनको ऑलरेडी जिनके पास लाइसेंस है और जिनको गाड़ी सिटी के अंदर बराबर चलाने को आता है, उनके लिए ही है ये मॉड्यूल। ये मॉड्यूल ऐसा रहेगा कि आपको पहले 2 घंटे का ट्रेनिंग हमारे पास मिलेगा, 1 घंटा, फिर गैप छोड़ के 2-3 दिन का गैप छोड़ के फिर 1 घंटे का ट्रेनिंग मिलेगा सिटी के अंदर, 2 घंटे का ड्राइविंग प्रैक्टिस, 2 घंटे का थियोरेटिकल क्लासेस जिसमें ये सारी एडवांस सिस्टम होगी। और लास्ट में आपको यहाँ से लेके जाएंगे सीधा खोपोली तक या यहाँ से घोड़बंद रोड तक, मतलब कम से कम एक 90 से 100 किलोमीटर का ड्राइव होगा ये ऐसा एडवांस मॉड्यूल हम लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो लोग इसके लिए प्रिपेयर है, जो लोगों को इसके लिए इंटरेस्टेड है, वो लोग मेरे व्हाट्सएप पे वो मैसेज डाल दीजिए, हम आपको कॉल बैक करेंगे और पूरा ऑल डिटेल इसके बारे में बताएंगे। इसमें थियोरेटिकल भी है, इसमें प्रैक्टिकल भी होगा, आपका गाड़ी का व्हील रिप्लेसमेंट से लेके गाड़ी का चेकअप पॉइंट तक सब होगा, प्लस आपका 2 घंटे का ट्रेनिंग होगा। लेकिन उस 2 घंटे में हम लोगों की कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप लोग सिटी में प्रॉपर चला रहे हो, तो हाईवे पे आप पैनिक नहीं होने वाले। अगर ऐसा हमें लगा कि आप नहीं जा सकते, हाईवे पे अभी भी प्रिपेयर नहीं हो, तो उसमें का आधा फीस आपको उधर ही रिफंड मिल जाएगा। ओके, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सोचो इसके बारे में। लेकिन ये उनके लिए जिनके पास लाइसेंस है, जिसका परमानेंट ड्राइवर लाइसेंस है, उनके लिए ही हम लोग ये प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, एडवांस मॉड्यूल 1 करके, राइट। तो ये जिसको जिसको ये पीपीटी चाहिए वो लोग प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। कोई डाउट है तो पूछो या लॉग आउट करो प्लीज। सर मेरे पास आपका नंबर नहीं है, तो आप पीपीटी कैसे रिक्वेस्ट करोगे? क्या बोल रहे हैं आप, समझ में नहीं आया? मेरे पास आपका कांटेक्ट डिटेल्स नहीं है। कॉन्टैक्ट, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है? हाँ जी। हाँ, 2 मिनट में आपको स्क्रीन पे टाइप करता हूँ मैं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हाँ चलेगा, थैंक यू। आप डिटेक्ट करोगे तो मैं नोट कर लेती हूँ। 908 908 2 2 7574 7574 80 80 9082757 देखो स्क्रीन पे दिखेगा आपको। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, लॉग आउट कीजिए प्लीज। एक सेकंड ना।